अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों लेटविया आया था, जो कैपिटल है रिगा। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है आज। समर तकरीबन स्टार्ट होने वाला है और लिटरली यार काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। इनके जो ग्रीनरी है सिटी के अंदर, जो रोड्स है, जो पार्क्स है, जो डिसिप्लिन है, जिस तरीके से इन्होंने सारी चीज़ों को मैनेज किया हुआ है ना, तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। सेकेंड टाइम आया हूँ, फर्स्ट इंप्रेशन भी अच्छा था जब मैं आज से मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले आया था। वो चंद घंटों के लिए मैं आया था ये रिगा, और अभी मैं प्रॉपर 2 दिन स्टे किया है मैंने। कल सुबह आया था तो फिर जो है अभी आज भी मेरा दिन है, शाम को मैं जाऊंगा वापस। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको ये बताना चाह रहा था कि लेटविया के अंदर भी जो है इमिग्रेशन के काफ़ी ऑप्शंस है। जैसे गोल्डन वीज़ा भी मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, 50,000 इन्वेस्टमेंट वाली। उसके अलावा यहाँ पे बिज़नेस ओपन करके भी जो है बंदा रेजिडेंसी ले सकता है, तो और जॉब के थ्रू भी ले सकता है अगर किसी को जॉब वगैरह मिलती है। लेकिन इस वीडियो में मैं ये बिज़नेस जो कंपनी ओपन करके बंदा अगर अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता है उस हवाले से बात करूँगा। लेकिन उससे भी पहले इस कंट्री के हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि ये शेंगन एरिया का मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है और इसकी 20 लाख से थोड़ी कम आबादी है। अलबत्ता इसका जो रकबा है, जो साइज़ है, वो काफ़ी बड़ा है। यानी बहुत मतलब छोटा कंट्री नहीं है ये। जैसे नीदरलैंड है वो उसकी 40,000 मरबा किलोमीटर है ना ज़मीन, इसकी उनसे ज़्यादा है, लेकिन आबादी इसकी बहुत कम है। और ये जो 3 कंट्रीज़ है यहाँ पे, इनको बाल्टक कंट्रीज़ कहा जाता है। इनके साथ ये समंदर लगता है ना, तो बाल्टक रीजन कहलाया जाता है। एस्टोनिया, ये लेटविया और लिथुआनिया, एक और है लिथुआनिया भी उसको कहते हैं इंग्लिश में। तो ये बेसिकली पहले ये सोवियत यूनियन रशिया का पार्ट था ना, आज से 25-30 साल पहले। फिर ये अलग हुई, तो अब जो है ये यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स है, नेटो के मेंबर्स है और शेंगन एरिया के भी मेंबर्स है। शेंगन एरिया से मुराद ये है कि यहाँ से आप फ्लाइट लेंगे जर्मनी की या पुर्तगाल की या स्पेन की, तो वो डोमेस्टिक की तरह होती है, इमिग्रेशन नहीं होती। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। लेकिन उससे हट के चूँकि मुझे 1 साल हो गया है पुर्तगाल में शिफ्ट हुआ हूँ ना जब, तो पुर्तगाल का सिस्टम देख के और यहाँ का सिस्टम देख के आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखता है। मतलब ये मैं प्रैक्टिकली आंखों से आपको बता रहा हूँ। ऑल्दो कि 2-3 दिन में इतना बंदा सिस्टम अंदर से नहीं देख सकता, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहाँ के पार्क, यहाँ के रोड्स, यहाँ का जिस तरीके से डिसिप्लिन है हर चीज़, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इनका और सिस्टम भी थोड़ा सा स्मूथ होगा। क्योंकि पुर्तगाल में ये आप सोच भी नहीं सकते, इतने डिसिप्लिन के साथ चीज़ है, ये आप सोच भी नहीं सकते। हालांकि पुर्तगाल में ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीछे है इस कंट्री से ख़ास तौर पे। और यहाँ मैंने मालूम किया है एवरेज सैलरी भी अच्छी है, यानी पुर्तगाल से तो बहुत अच्छी है। ठीक है, वैसे देखा जाए तो यूरोप में किसी भी कंट्री में आप बिज़नेस के बेस पे या दूसरे किसी भी बेस पे आप वीज़ा लेना चाहते हो, रेजिडेंसी लेना चाहते हो, वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन स्टिल थोड़ा सा स्मूथ ज़रूर होना चाहिए कि बंदे को जो है ना पता हो कि क्या होगा। पुर्तगाल का मसला ये है वीज़ों के हवाले से, चाहे वो बिज़नेस वीज़े है चाहे दूसरी वीज़े है, कि ना तो जो है एम्बेसी का इतना आइडिया होता है, मतलब प्रेडिक्टेबल नहीं होता ना आउटकम। बहुत ज़्यादा गैर यकीनी सूरत हाल होती है, स्लो बहुत ज़्यादा है, ये मसला है। और फिर कंट्री के अंदर भी वही मसाइल है कि चीज़ें स्लो है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं अक्सर आपको पता होगा कि डिस्करेज करता हूँ, क्योंकि आजकल स्टिल जो है पुर्तगाल का मामला थोड़ा सा काफ़ी गर्म है इमिग्रेशन के हवाले से, वहाँ की पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है। तो इस तरह की कंट्रीज़ को जो है वो करने की ज़रूरत है, यानी एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। जैसे लेटविया हो गया, उसके अलावा बल्गारिया हो गया, क्रोशिया हो गया, फिर इसी तरह जो मतलब छोटे कंट्रीज़ है ना, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अल्बानिया वगैरह, सर्बिया, वहाँ पे भी इंशाल्लाह मैं जाऊँगा, वहाँ पे वीडियोस भी बनाऊँगा। अभी जब मैं लेटविया आया हूँ तो यहाँ पे मेरी टीम के साथ मुलाकात हुई है, जो हमारी लीगल यहाँ पे टीम है, जो फर्म है जिसके साथ हम मिल के काम कर रहे हैं गोल्डन वीज़ा के लिए स्पेशली। लेकिन उससे हट के भी मैं 3-4 और भी वकीलों से मिला हूँ। अभी भी मेरी मीटिंग थी, वहाँ से मैं आया हूँ। तो ये पार्क में वॉक करता हुआ बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ का माहौल देख के, बड़े खूबसूरत लेक्स है, फैमिलीज आई हुई है, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट है, आबादी कम है तो इतना शोर भी नहीं है, इतना क्राउड भी नहीं है। और मेरे ख्याल से जब आप इस तरह वेल मैनेज्ड बाहर से देखते हो तो अंदर का भी इनका सिस्टम, जैसे एजुकेशन का, मेडिकल वगैरह का, अच्छा ही होगा, क्योंकि इतना और क्राउडेड नहीं है। यहाँ पे बहुत कम मैंने पाकिस्तानी इंडियन देखे हैं, बहुत ना होने के बराबर है। तो इस तरह का कंट्री वैसे भी बेहतर रहता है। ठीक है, तो मैं मल्टीपल अभी भी लॉयर से मिला हूँ, अभी मुलाकात भी हुई है, तो चीज़ों को मैंने बहुत ज़्यादा समझने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा मैंने सवाल पूछे हैं, बहुत ज़्यादा मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखे हैं कि जिन लोगों ने रेजिडेंसी यहाँ पे ली है बिज़नेस के बेस पे, किस तरीके का प्रोसेस चलता है, किस तरीके का मामला होता है, ताकि मैंने कहा यार बंदा खुद पहले समझ ले, आगे जो है ना फिर तभी क्लाइंट देना, आगे मतलब तभी क्लाइंट का काम प्रोसेस करें। तो इस हवाले से देखा गया है, मैंने देखा है कि मैं पहले लिथुआनिया मल्टीपल टाइम जा चुका हूँ, एस्टोनिया भी जा चुका हूँ। वहाँ के लोग इतने फ्रेंडली नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा वो है, थोड़े से एग्रेसिव होते हैं और थोड़ा सा बिहेवियर उनका चेंज होता है, अजीब सा बिहेवियर होता है, स्पेशली ये जो इंडियन और पाकिस्तानी वगैरह के साथ। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा डिफरेंट देखा है
है कि लोग जो है उतने अनफ्रेंडली नहीं है, मतलब आपसे बात भी अच्छे से करते हैं, आपको डील भी अच्छे से करते हैं और कोशिश करते हैं मतलब थोड़ा सा न्यूट्रल से लोग हैं और ईमानदार भी है, मतलब काम में जो भी चीज़ होती है। वैसे वो तो खैर यूरोप के तकरीबन ज़्यादातर कंट्रीज़ में आपको जो हकीकत होती है, जो लीगल चीज़ें होती है वही बताते हैं, तो यहाँ पे वो भी आपको हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ पहले से बता देते हैं, तो ये भी मुझे अच्छी चीज़ लगी। तो मैंने कहा यार ये एक अच्छी जगह है, अगर कोई बंदा एवन की फैमिली के साथ मूव होना चाहता है और यूरोपियन रेजिडेंसी लेना चाहता है तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए एक अच्छी चीज़ है, ये अच्छी जगह है। और अभी जो मैंने सीखा है वो ये है कि अगर आप बिज़नेस बेस पे लेते हो, जैसे पुर्तगाल का D2 वीज़ा है जिसमें पूरा एक बिज़नेस प्लान देना पड़ता है और फिर वो आपको पता है कि इतना ईजी नहीं है वो वीज़ा हासिल करना, बैंक अकाउंट ओपन करना वगैरह वगैरह। तो यहाँ का ये है कि यहाँ पे भी बिज़नेस वीज़ा D2 टाइप का लिया जा सकता है और उसके लिए भी यहाँ पे कंपनी ओपन करनी पड़ती है और कंपनी का जो है ना पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, बिज़नेस अकाउंट बनाना लाजमी है, फिर दूसरे जो अपने आप को जो है सैलरी देना ज़रूरी है, मतलब एक पूरा स्ट्रक्चर है कंपनी का जिसमें बंदा फैमिली को इंक्लूड कर सकता है। कभी ऐसा होता है कि अपनी वाइफ को आप मेन एप्लीकेंट बनाते हो, खुद जो है शेयर होल्डर बन जाते हो, इस तरह का पूरा एक यहाँ पे सिस्टम मौजूद है। जो वकील से भी मेरी डिटेल के साथ बात हुई है अभी 1 घंटा पहले, तो यहाँ पे उस पर वर्क किया जा सकता है। लेकिन जो मेन पॉइंट उसमें मैं समझा हूँ वो ये है कि यहाँ पे उस बंदे को आना चाहिए जो रियल में कोई बिजनेस करना चाहता हो, चाहे वो फिजिकल बिजनेस हो चाहे वो ऑनलाइन बिजनेस हो। ऑनलाइन बिजनेस से मुराद है कि ई कॉमर्स भी हो सकता है, आईटी की कोई सर्विस हो सकती है, कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड काम हो सकता है, मार्केटिंग से रिलेटेड हो सकता है, कोई भी ऑनलाइन काम जिसमें आप उसको लीगल वे में करना चाहते हो, उसके लिए कंपनी का स्ट्रक्चर बनाते हो और उसके बाद जो है ना उसके ट्रांजैक्शंस करते हो कंपनी अकाउंट के अंदर और सारे मामलात चलाते हो और टैक्सेस वगैरह पे करते हो, तो उससे ये होगा कि आप जो यहाँ पे टैक्स देंगे, क्योंकि यहाँ पे टैक्स जो है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से टैक्स जो है थोड़ा हाई है, तो आपके पैसे ज़ाया नहीं होंगे। क्योंकि अगर आप काम नहीं करते और जस्ट हुकूमत को टैक्स पे कर रहे हो तो टैक्स बहुत आपको महंगा पड़ेगा। और अगर आप फिजिकल कोई बंदा बिजनेस करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, मसलन कोई रेस्टोरेंट खोलना चाहता है, कोई ट्रांसपोर्ट का काम करना चाहता है, कोई जो है मतलब अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पे काम जो चला सकते हैं, क्योंकि यही से पूरा यूरोप के अंदर जो है आपको एक्सेस मिलता है, पूरे यूरोप में अपनी कंपनी के थ्रू बिजनेस कर सकते हो, लेकिन रियल बिजनेस हो। मतलब ये मैंने सीखा है लॉयर से कि डमी कंपनी नहीं, मतलब जो जैसे अभी कुछ लोग क्या था कि पहले यहाँ पे भी और तकरीबन हर यूरोपियन कंट्री में, एवन पुर्तगाल में भी डमी कंपनी बना के जस्ट टैक्स पे करके और क्या कहते हैं उस रेजिडेंसी TRC लेने के लिए, वो वाली चीज़ पहले हो जाती थी, चल जाती थी, लेकिन अब नहीं चलती। अब रियल आपको दिखाना पड़ेगा हर चीज़, क्योंकि इमिग्रेशन वाले जो डिपार्टमेंट है वो समझ चुके हैं कि लोग जो है ना सिस्टम को मिसयूज़ करते हैं सिर्फ TRC लेने के लिए और फेक बिजनेस दिखाते रहते हैं, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी है कि रियल हो तो फिर जो है पॉसिबिलिटी है कि TRC मिल जाए और आप जो है इसमें तकरीबन 3 महीने से 4 महीने 5 महीने का टाइम जो है इसमें लग जाता है पूरा स्ट्रक्चर करने में। ये नहीं आपका कंपनी ओपन करना, फिर उसको मैनेज करना, उसके डॉक्यूमेंटेशन करना, बैंक अकाउंट नंबर बनाना, उसके लिए ऑफिस होना चाहिए। मेन चीज़ है आपकी कंपनी का ऑफिस होना चाहिए। वो ऑफिस भी हमारी जो टीम से बात हुई है वो कह रहे कि हम सब चीज़ें अरेंज करेंगे और उसके बाद जो है आपकी फ़ाइल तैयार होती है और सबमिट होती है यहाँ पे इमिग्रेशन में और यहाँ से अप्रूव होती है। तो अगर आप यूरोप में हो विजिट वीज़ा पे तो यहीं पे आप रह सकते हो, TRC का वेट कर सकते हो, और बाहर हो तो बाहर एम्बेसी में अप्लाई कर सकते हो। रफली अगर मैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसको इस तरह आप नहीं बता सकते डायरेक्टली कि भाई कितना खर्चा आएगा, लेकिन रफली मैं आपको बताऊं 15 से 20 हज़ार यूरो में ये काम हो जाता है। उसमें कुछ कंसल्टेंसी फीस होती है, लीगल फीस होती है, डॉक्यूमेंटेशन की और कुछ गवर्नमेंट की, कुछ आप अपने पैसे आपके होते हैं। 5 से 10 हज़ार यूरो आपका अपना होता है जो आप अपनी कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसको दिखाएंगे, शो करेंगे कि आपके पास पैसा है बिजनेस चलाने के लिए या अपने आप को सैलरी देने के लिए। एक रेंडम आपको बता रहा हूँ, बाकी तो डिटेल डिस्कशन में पूरा पता चलेगा जब आपकी सिचुएशन हम मालूम करेंगे। लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप एजुकेटेड हो, आपको इंग्लिश आती हो, आपके पास डिग्री हो या वर्क एक्सपीरियंस हो या बिजनेस पर्सन हो, और बेहतर है कि आप पाकिस्तान से बाहर हो क्योंकि पैसा ट्रांसफ़र करने में ईजी होगा ना आपके नाम वगैरह से। अगर दुबई वगैरह में हो, UAE में हो या सऊदी अरब वगैरह में हो तो बेहतर है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और लाजमी बात है यार, हमें समझने के लिए हमें आपको समझना पड़ेगा आपकी प्रोफाइल क्या है। तो इसके लिए हमारी जो कंसल्टेंसी सर्विस है, कॉल पे आप मुझसे बात करते हो, मैं आपकी पूरी सिचुएशन समझता हूँ और फिर आपको एक ऑप्शन बताता हूँ, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। हो सकता है कि आपके रिक्वायरमेंट्स और आपके गोल्स के हिसाब से कोई और ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो, आपके बजट के हिसाब से। तो मैं नहीं चाहता कि आपके पैसे और टाइम ज़ाया हो, इसीलिए हमारे पास सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट की भी ऑप्शन होते हैं, गोल्डन वीज़ा के ऑप्शन भी होते हैं, और इस तरह के जो कंपनी के बेस पे, बिजनेस के बेस पे ये भी ऑप्शन होते हैं। तो हम डिसाइड करते हैं, देखते हैं कि क्लाइंट क्या चाहता है और क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन आपको सजेस्ट करते हैं। आप टाइम ज़रूर लो, लेकिन वो उस ऑप्शन पे जाओ जहाँ पे टाइम और पैसा आपका ज़ाया ना हो, ठीक है। तो इसके लिए कंसल्टेंसी कॉल बहुत ज़रूरी है, उसकी छोटी सी फीस है, वो आपने पे करनी है।
और उसके बाद आप 30 मिनट कॉल पे बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये लेटविया का एक ऑप्शन है, ये भी किया जा सकता है, इसलिए मैंने कहा इस पे एक मैं वीडियो बनाता हूँ और आपके साथ शेयर करता हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हो इस वीडियो के।